कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 22 नवंबर 2025 और पिछले 48 घंटों में भारत की अदालतों से कह सकते हैं कि कई बड़ी और दूरगामी असर वाली खबरें आई हैं। तो आज हम 20 सुर्खियों की एक लिस्ट पढ़ने के बजाय उनमें से 4 सबसे बड़े मुद्दों की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल, और देखेंगे कि ये मुद्दे असल में क्या कहानी बताते हैं। हाँ, कि कैसे शक्तियों का टकराव हो रहा है, कैसे कानून पहचान को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है और हमारी व्यवस्था किन चुनौतियों से जूझ रही है। तो चलिए इन सुर्खियों के पीछे की असली कहानी को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यायपालिका के भीतर से आ रही आवाजों की। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई ने शुक्रवार को अपना विदाई भाषण दिया। यूं तो एक पारंपरिक मौका होता है, लेकिन उन्होंने जो कहा वो आने वाले कई सालों तक गूंजेगा। बिल्कुल, आमतौर पर विदाई भाषणों में भविष्य के लिए शुभकामनाएं होती हैं, लेकिन जस्टिस गवई ने 2 बहुत ही संवेदनशील मुद्दों पर अपनी बात रखी। महिला तो वो महिला जज की नियुक्ति ना हो पाने का अफसोस। हाँ, जो न्यायपालिका में लैंगिक समानता पर एक बड़ी टिप्पणी है, लेकिन असली हलचल तो उनके दूसरे बयान से हुई। आरक्षण में क्रीमी लेयर वाला मामला। एग्जैक्टली, जहां उन्होंने क्रीमी लेयर पर अपने ही एक फैसले का बचाव किया। हाँ, और उन्होंने जिस तरह से बचाव किया वो बहुत व्यक्तिगत था। उन्होंने सवाल पूछा, क्या एक आदिवासी का बेटा मेरे बेटे से मुकाबला कर सकता है? ये टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ एक कानूनी तर्क नहीं है। सही कहा, ये न्यायपालिका के अंदर आरक्षण पर चल रही एक गहरी वैचारिक बहस को दिखाता है। एक मुख्य न्यायाधीश का इस तरह सार्वजनिक रूप से अपने फैसले का बचाव करना ये बताता है कि ये मुद्दा कितना संवेदनशील और व्यक्तिगत हो चुका है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये दिखाता है कि जज भी समाज का हिस्सा हैं और इन बहसों से अछूते नहीं हैं। उन्होंने ये भी माना कि इस फैसले के लिए उन्हें अपने ही समुदाय से गंभीर आलोचना झेलनी पड़ी थी। और इसी मौके पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी उनके एक और फैसले की तारीफ की। हाँ, जिसमें उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर स्वदेशी व्याख्या को अपनाया था। यहाँ श्रोताओं के लिए रुकते हैं। ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या होता है और इसमें स्वदेशी व्याख्या का क्या मतलब था? देखिए, जब सरकार या राष्ट्रपति के सामने संविधान की व्याख्या से जुड़ा कोई बड़ा या जटिल कानूनी सवाल आता है, तो वो अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से उसकी राय मांग सकते हैं। अच्छा, इसे ही प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं। और स्वदेशी व्याख्या का मतलब है कि अदालत ने कानून की व्याख्या करते समय मतलब पश्चिमी कानूनी सिद्धांतों के बजाय भारत के सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ को प्राथमिकता दी। दिलचस्प है। ये कानून में भारतीयता की ओर एक बड़ा कदम माना जा सकता है। बिल्कुल। तो न्यायपालिका के भीतर की इन बहसों से अब हम एक ऐसे मामले पर आते हैं जहां न्यायपालिका को समाज के सबसे बड़े घावों में से एक पर सुनवाई करनी पड़ रही है। 2020 का दिल्ली दंगा मामला। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। और दिल्ली पुलिस की दलीलें काफी चौंकाने वाली हैं। हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ अभियोजन पक्ष के आरोप हैं जिन पर अदालत को फैसला लेना है। बिल्कुल। दिल्ली पुलिस का तर्क है कि ये दंगा कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं थी, बल्कि सरकार को उखाड़ फेंकने की एक सोची समझी साजिश थी। हाँ, उन्होंने दलील दी कि इसकी प्रेरणा बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों से ली गई, जहां विरोध प्रदर्शनों के जरिए सरकारें बदली गई हैं। लेकिन उनकी एक दलील ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। कौन सी? उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे दिमाग जो सरकारी फंडिंग से डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं और फिर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, वे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। क्या इस तरह की दलील एक खतरनाक मिसाल कायम नहीं करती? क्या ये शिक्षा और आलोचनात्मक सोच को ही कटघरे में खड़ा करने जैसा नहीं है? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है और अदालत के सामने यही चुनौती है। अभियोजन पक्ष का तर्क है कि ऐसे व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने के लिए करते हैं। और बचाव पक्ष? जाहिर है, बचाव पक्ष ये कह सकता है कि ये असहमति को अपराध बताने की कोशिश है। ये बहस दिखाती है कि UAPA जैसे सख्त कानूनों के तहत जमानत पर फैसला करते समय अदालत को कितनी जटिल और संवेदनशील दलीलों पर विचार करना पड़ता है। तो अब शक्तियों के टकराव की बात करते हैं। राज्यपालों के विधेयकों पर देरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी की एक बड़ी मिसाल है। हाँ, ये दूसरा बड़ा विषय है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। कई राज्य सरकारें शिकायत कर रही थीं कि राज्यपाल उनके पास किए हुए बिलों पर मतलब महीनों संचय सालों तक बैठे रहते हैं, जिससे शासन का काम रुक जाता है। बिल्कुल। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या रास्ता निकाला? अदालत ने यहाँ एक बहुत ही महीन संतुलन बनाया है।
एक तरफ उन्होंने राज्यपालों या राष्ट्रपति के लिए बिलों पर सहमति देने की कोई निश्चित समय सीमा तय करने से मना कर दिया। अच्छा, क्यों? अदालत का मानना है कि ऐसा करना संविधान के तहत मिले लचीलेपन का उल्लंघन होगा। तो क्या इसका मतलब यह है कि राज्यपाल अब भी अनिश्चितकाल तक बिलों को रोक सकते हैं? नहीं, और यहीं पर फैसले का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। क्या है वो? अदालत ने कड़ी चेतावनी दी है कि राज्यपाल किसी बिल को हमेशा के लिए अटकाकर नहीं रख सकते। अगर वो बहुत ज्यादा देर करते हैं तो उस देरी को अदालत में चुनौती दी जा सकती है और उसकी न्यायिक जांच हो सकती है। अच्छा, मतलब राज्यपाल के पास विवेकाधिकार तो है लेकिन वो असीमित नहीं है। एग्जैक्टली। शक्ति दी गई है पर साथ में जवाबदेही भी तय कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। और जैसा आपने कहा, ये टकराव सिर्फ राज्यपालों तक सीमित नहीं है, केरल के एक और मामले में भी दिख रहा है। बिल्कुल। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि चुनाव आयोग चुनावी सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को टाल दें। कब तक के लिए? स्थानीय निकाय चुनावों के बाद तक। आसान भाषा में कहें तो सरकार चाहती है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम लोकल चुनाव के बाद हो। तो ये भी एक तरह से राज्य सरकार और एक संवैधानिक संस्था मतलब चुनाव आयोग के बीच कामकाज के तरीकों को लेकर मतभेद। सही कहा। चलिए अब शक्तियों के टकराव से हटकर एक बिल्कुल अलग क्षेत्र की बात करते हैं जहां कानून एक नई और बहुत ही दिलचस्प दिशा ले रहा है। यह है पहचान और अधिकारों का दायरा। मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला आया है मशहूर संगीतकार इलैया राजा को लेकर, हाँ। जिसने व्यक्तित्व अधिकारों यानी पर्सनालिटी राइट्स पर बहस को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। ये फैसला वाकई मील का पत्थर है, खासकर क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए। कैसे? अदालत ने कहा है कि इलैया राजा की सहमति के बिना कोई भी व्यावसायिक रूप से उनके चेहरे, नाम या आवाज का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मतलब किसी व्यक्ति की पहचान, उसका नाम, चेहरा, आवाज उसकी अपनी संपत्ति है। बिल्कुल। और कोई दूसरा बिना इजाजत के उससे व्यावसायिक लाभ नहीं कमा सकता। ये सिर्फ कॉपीराइट से आगे की बात है, ये व्यक्ति की अपनी पहचान की सुरक्षा है। तो इसका मतलब अब कोई एआई का इस्तेमाल करके उनकी आवाज ने गाना नहीं बना सकता या उनकी तस्वीर किसी विज्ञापन पर नहीं लगा सकता? बिल्कुल, बिना उनकी इजाजत के। मोटे तौर पर हाँ। ये फैसला कलाकारों को अपनी पहचान पर ज्यादा नियंत्रण देता है, खासकर इस डिजिटल युग में जहां डीप फेक और एआई का दुरुपयोग एक बड़ी चिंता है। ये दूसरों के लिए भी एक नजीर बन सकता है। अब एक ऐसी खबर जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हैरान कर गई। मैंने लोगों और आवाज के ट्रेडमार्क के बारे में सुना था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि खुशबू को भी ट्रेडमार्क किया जा सकता है। ये आखिर होता कैसे है? ये सच में एक अनोखी और बड़ी खबर है। भारत के ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने देश के पहले स्मेल मार्क यानी गंध वाले ट्रेडमार्क को स्वीकार कर लिया है। और ये किसके लिए? यह एक जापानी टायर कंपनी के लिए है, जिसने अपने टायरों में गुलाब की याद दिलाने वाली फूलों की खुशबू के लिए आवेदन किया था। टायर में गुलाब की खुशबू? कमाल है। लेकिन कानून इसे कैसे देखता है? क्या कोई भी अपनी पसंदीदा खुशबू को रजिस्टर करा सकता है? नहीं, इतना आसान नहीं है। इसके लिए साबित करना पड़ता है कि वह गंध किसी खास प्रोडक्ट के साथ इतनी जुड़ गई है कि ग्राहक उसे सूंघकर ही ब्रांड को पहचान ले। अच्छा। जैसे इस मामले में कंपनी को यह दिखाना पड़ा कि उनकी टायर की विशेष खुशबू ही उनकी पहचान है। ये भारत में बौद्धिक संपदा कानून के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो हम भविष्य में शायद किसी खास स्टोर की कॉफी की महक या किसी खास साबुन की खुशबू को भी ट्रेडमार्क के तौर पर देख सकते हैं। बिल्कुल संभव है। ये ब्रांडिंग और मार्केटिंग की दुनिया में एक नया अध्याय शुरू करता है। तो हमने देखा कि कानून कैसे नई पहचान और अधिकारों को मान्यता दे रहा है। लेकिन अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां कानून तो मौजूद है, लेकिन व्यवस्था उसे लागू करने में चुनौतियों का सामना कर रही है। किशोर न्याय प्रणाली पर आई एक हालिया रिपोर्ट कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाती है। हाँ, ये रिपोर्ट काफी चिंताजनक है। किशोर न्याय कानून में बड़े सुधारों को लागू हुए 1 दशक हो गया है, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि व्यवस्था में गहरी खामियां हैं। दूसरे शब्दों में कानून तो 10 साल पहले बदल गया, लेकिन जमीन पर हालत वैसी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सिस्टम एक टूटी हुई बाल्टी जैसा है। टूटी हुई बाल्टी, ये बहुत सटीक उपमा है। इसका मतलब क्या है कि सुधार कहाँ टकरे हैं? इसका मतलब है कि सिस्टम अभी भी संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, इसमें पारदर्शिता नहीं है और ये कानून के संपर्क में आए कमजोर बच्चों को बुनियादी सुरक्षा तक देने में नाकाम हो रहा है।
तो सिर्फ अच्छे कानून बना देना काफी नहीं होता। नहीं, उन्हें जमीन पर उतारने के लिए एक मजबूत और संवेदनशील व्यवस्था की जरूरत होती है, जो फिलहाल गायब दिख रही है। और व्यवस्था की यही चुनौती सबरीमाला मामले में भी दिख रही है, जहां केरल हाईकोर्ट ने भीड़ प्रबंधन को लेकर बहुत सख्त रुख अपनाया है। बिल्कुल, केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला में भारी भीड़ और कुप्रबंधन को लेकर राज्य सरकार और ट्रावणकोर देवासम बोर्ड की कड़ी आलोचना की है। और चेतावनी भी दी है। हाँ, अदालत ने साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर स्थिति को तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया तो कोई बड़ी अनहोनी या भगदड़ जैसी घटना हो सकती है। अदालत ने खास तौर पर वर्चुअल कतारों पर सवाल उठाए हैं। हाँ, वर्चुअल कतारों की सीमा से ज्यादा बुकिंग और मंदिर परिसर में भीड़-भाड़ पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ये भी एक तरह से व्यवस्था की ही परीक्षा है। और व्यवस्था से जुड़े दो और छोटे लेकिन महत्वपूर्ण मामले हैं। एक बॉम्बे हाईकोर्ट से, जहां एक मंत्री के प्रभाव में जारी किए गए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश को रद्द कर दिया गया। और दूसरा राजस्थान की जोजरी नदी का प्रदूषण, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई है। ये दोनों मामले दिखाते हैं कि जब व्यवस्था राजनीतिक दबाव में या लापरवाही के कारण अपना काम ठीक से नहीं करती, तो अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ता है, चाहे वो पर्यावरण की सुरक्षा हो या प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। अदालतें एक प्रहरी की भूमिका निभा रही हैं। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ सबसे बड़ी कानूनी सुर्खियां, जिन्हें हमने 4 बड़े विषयों के आईने में देखा। न्यायपालिका की आंतरिक बहस, शक्तियों का टकराव, अधिकारों का नया दायरा और व्यवस्था की जमीनी चुनौतियां। आज की चर्चा से एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब हमारा बौद्धिक संपदा कानून इतना विकसित हो गया है कि वो गंध जैसी अमूर्त चीज को भी सुरक्षा दे सकता है, तो क्या हमारे कानूनी ढांचे को किशोर न्याय जैसे मानवीय मुद्दों पर और भी तेजी से विकसित नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, जहां कानून तो है पर व्यवस्था उस तक पहुंच नहीं पा रही, ये सोचने वाली बात है। कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज सुनने के लिए धन्यवाद।